तो क्या हुआ, केले की उपयोगिता पोषण के अर्थ में प्रमाणित हुई। केला खाने से आपका पेट भरा, आपको ऊर्जा मिली, है ना, मीठा लगा, तो केले की उपयोगिता प्रमाणित हुई। इस तरह से हर एक इकाई की, ये माइक है, ये व्यवस्था में है, क्योंकि इसका इस्तेमाल मैं करता हूँ तब तक बात पहुँच रही है। तो जो जिसके लिए बना है वो प्रमाणित हो जाए, इसका नाम है व्यवस्था में होना। सीधा सीधा सूत्र बना। नहीं नहीं, वैसा नहीं, उपयोगिता पूरकता अलग है, आप उसमें मैं बताता हूँ, उस पर आता हूँ। जो जिसके लिए बना है, जो जिसका प्रयोजन है, उसको हम कहते हैं। मानव व्यवस्था में भागीदारी मानव की क्या होगी? एक मानव की व्यवस्था में भागीदारी क्या कहलाएगी? हाँ, न्यायपूर्ण जी सके। मैं व्यवस्था में हूँ, ये प्रमाणित कैसे होगा? व्यवहार के रूप में, मानव का व्यवहार के रूप में, मानव का मानव से व्यवहार के रूप में, और शेष प्रकृति के साथ नियम पूर्वक, है ना, कि प्रकृति के जो नियम हैं उनका मैं पालन करता हूँ। क्या नियम है? सह अस्तित्व नियम है। तो मैं सह अस्तित्व को बनाए रखने में जहाँ जहाँ योगदान करता हूँ, मैं प्रमाणित करता हूँ अपने आप को कि मैं व्यवस्था में हूँ। मैं अगर परिवार में एक पिता के रूप में हूँ और अपने बेटे और बेटी के साथ में उनकी समझ को बनाए रखने में, उनके लालन पालन पोषण में मैं कोई भूमिका निभाता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? पारिवारिक व्यवस्था में अपनी भागीदारी कर रहा हूँ, मैं अपने आप को प्रमाणित कर रहा हूँ। आप एक परिवार में, आप बच्चे हैं, आपके मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा की अपेक्षा है कि मेरे बच्चे समझदार हो जाएं। अब उस समझदारी के लिए आप आ रही हैं, क्लास अटेंड कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, आज्ञा पालन कर रही हैं माता पिता का, अब व्यवस्था में है परिवार में। इसी तरह शेष प्रकृति के साथ प्रकृति में व्यवस्था बनी रहे, उस व्यवस्था को बनाए रखने में मेरी जो भागीदारी है मैं प्रमाणित करता हूँ। तो कुल मिला के अस्तित्व स्वयं में व्यवस्थित है ही। अब एक फर्क है बहुत बड़ा, अस्तित्व में व्यवस्था है ही, अस्तित्व में अव्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। ये बड़ा स्टेटमेंट है, जरा ध्यान देना। अस्तित्व में व्यवस्था है ही, अस्तित्व में कोई अव्यवस्था नहीं है। अक्सर हम जो बहुत सारे क्रांतिकारी किस्म के लोग होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं? हम व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, बोलते हैं ना, इस व्यवस्था को सुधारना है। व्यवस्था अपने आप में बनी है ही, व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान करना, उससे मैं अपनी व्यवस्था को प्रमाणित करूँगा। तो जिस व्यवस्था की हम चर्चा करते हैं वो दो तरह की व्यवस्था है। एक मानवकृत व्यवस्था, मानव ने जो बनाया है, मानव ने अपनी समझ से जैसी व्यवस्था बनाई है, आज हम उस व्यवस्था में जी रहे हैं ना। जैसे अभ्युदय संस्थान में आप आए हैं, अभी संस्थान में व्यवस्था बनी हुई है। सुबह आप उठिए, आपका चाय का समय तो आपको चाय मिल जाएगी सवेरे 6 से 7 के बीच में। नाश्ता कीजिए 8 से 9 के बीच में, अध्ययन करने बैठ जाइए। आपको देखना भी नहीं पड़ता खाना बन रहा नहीं बन रहा, घंटी बजती, अब चले जाते हैं, चाय का समय हो गया, खाने का समय हो गया। ये क्या हुआ? एक व्यवस्था बनी छोटी सी। ये व्यवस्था किसने बनाई है? यहाँ रहने वाले मानवों ने। लेकिन एक जो मानव से इतर जो व्यवस्था है, शेष मानव, शेष प्रकृति, इसमें जो व्यवस्था है वो स्वस्फूर्त है। एक बीज अंकुरित होता है, पौधा बनता है, उसमें फूल लगते हैं, उसमें फल लगते हैं, फलित होता है। कल चर्चा हो रही है ना, धान का पौधा अपने आप में व्यवस्था है। हम उस व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करते हैं कि अच्छे से उत्पादन हो जाए, तो निंदाई गुड़ाई करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, ताकि जहाँ 100 दाने हैं वहाँ पे 120 दाने आ जाए, 125 दाने आ जाए।
बालियाँ ज़्यादा आ जाएं, क्योंकि आपके समझ में आता है कि धान के पौधे को बढ़ाने के लिए इसमें पानी की सख्त ज़रूरत होती है, साथ में निंदाई गुड़ाई करना है, आप उस व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर आपको ये लगता है कि इसमें कंसे ज़्यादा आते हैं तो उत्पादन अधिक होता है, तो अधिक उत्पादन लाने के लिए इसमें कोई चीज़ डाल दी जाए। अब उसका नाम है उर्वरक। अब पौधे के पोषण के लिए पोषक तत्व चाहिए। अब मिट्टी में पोषक तत्व नहीं है और आप रासायनिक खाद, बाज़ार में आपको वैज्ञानिकों ने बता दिया कि रासायनिक खाद डालो और अच्छा है। अब ये जो रासायनिक खाद हम डाल रहे हैं तो पता क्या चल रहा है, मूल रूप से ये अप्राकृतिक है। कैसे अप्राकृतिक है? कोई एक तत्व को हमने पहचाना और पहचान कर उसको खेत में डाल रहे हैं। आप ये बताइए, आपकी थाली में अगर अभी खाना खा के आ रहे हैं ना, नींद भी आ रही होगी थोड़ी सी, झपकी आ रही गई, खाना खाए, अगर आपको खाने की थाली में खाली दाल परोस दिया जाए तो आपका पेट भर जाएगा? या आपको संतुलित भोजन मिला क्या? या खाली चटनी दे दें आपको? लेकिन हम खेती करते करते आजकल खेतों में खाली यूरिया डाल देते हैं, पोटास डाल देते हैं, गिनती की 2-3, और पौधे के भोजन में सब कुछ चाहिए। भाई पौधे को भोजन चाहिए ना, पौधे के पोषण के लिए, तो सारे पोषण तत्व संतुलित मात्रा में चाहिए। अब क्या हो गया, हमने व्यवस्था को बिगाड़ा। तो यहाँ पे अस्तित्व में व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन मानव ने उसमें हस्तक्षेप करके उस व्यवस्था को बिगाड़ दिया। तो व्यवस्था बनी है, व्यवस्था को बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। तो अस्तित्व में जो भी व्यवस्था है वो सह अस्तित्वपूर्ण व्यवस्था है, और उस व्यवस्था के तहत इकाइयाँ क्रियाशील है, क्रियाशीलता की वजह श्रमगति परिणाम है, और इस वजह से अब आगे की चर्चा करें। यहाँ तक ठीक है? आगे बढ़े, इकाइयाँ कैसे आगे बढ़ती, जड़ और चैतन्य की चर्चा हम कर रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़े इससे। इसको मिटा दूं क्या? अब हम यहाँ तक पहुँच गए कि जो सबसे छोटी इकाई है वो जड़ परमाणु है और चैतन्य परमाणु है। ये दो तरह की सबसे छोटी इकाइयाँ हैं जो व्यवस्था में होती हैं। इकाइयाँ जब व्यवस्था में हो, इकाइयाँ जब व्यवस्था में हो तो अपने होने को प्रमाणित कर पाती। क्या प्रमाण है? ये अपने से बड़ी रचना में भागीदारी करती हैं, ये अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करती हैं। तो क्या होता है, हमने देखा कि श्रम गति परिणाम पूर्वक ये जो जड़ परमाणु हैं, अब ये इस परमाणु में जो परमाणु अंश हैं वो परमाणु अंश एक दूसरे परमाणु से मिलकर परस्पर आकर्षित होते हैं और इन परमाणुओं से अणु की रचना होती है ना? जैसे कि दो परमाणु हैं, अब इन दो परमाणु में हो क्या रहा है? किसी धरती में है, मान लीजिए ये धरती है पृथ्वी, कई हजार करोड़ साल लाख साल पहले कुछ जड़ परमाणु एक दूसरे से परस्परता में होने की वजह से आकर्षित हुए और उस आकर्षण से उनमें एक नई रचना का उदय हुआ। ठीक है? ये जो नई रचना हुई इससे वो अणु बने, और ऐसे अणु रचना मिलकर किसी बड़ी रचना को बनाते हैं जिससे कि कोई पिंड बना या वस्तु का नहीं, इसको कोई भी। ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। व्यापक में इकाइयाँ हैं, इकाइयों में क्रियाशीलता है, क्रियाशीलता श्रम गति परिणाम के रूप में है। ये श्रम गति परिणाम वश अब इकाइयों के भीतर में जो परमाणु हैं, परमाणु में जो अंश हैं, ये परमाणु अंश या तो बहिर्गमित होते हैं या जुड़ते हैं, उनमें आना और जाना होता है, क्योंकि वो किसी दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक बड़ी व्यवस्था में भागीदार होने का प्रयास है। जैसे अभी मैं चर्चा करता, हम एक बड़ी व्यवस्था में भागीदारी चाहते हैं, ऐसे ये भी एक बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करना चाहते हैं।
उस बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए एक परमाणु से कुछ अंश बाहर निकलते हैं और किसी दूसरे परमाणु से जुड़ते हैं और जुड़कर एक नई रचना का निर्माण करते हैं जिसे हम अणु कहते हैं। और ऐसे अणु मिलकर परस्पर आकर्षणवश, है ना, परस्परता में मिलकर, जो कि बल संबंध तो है ही, तो एक बड़ी रचना का निर्माण करते हैं। अब बड़ी रचना क्या हुई? तो यहाँ पर हम देखते हैं दो तरह की क्रियाएं हो रही हैं, भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया। मैं जड़ परमाणु की इस तरह बात कर रहा हूँ। भौतिक क्रिया क्या है? अनुकूल ताप, दाब, इसके प्रभाव से ताप और दाब, ताप मतलब गर्मी और टेम्परेचर, है ना, और दबाव बनता है। इस ताप और दबाव के प्रभाव से गति होती है। तो क्रिया जो हो रही इकाइयों के बीच में, उन इकाइयों में आपस में ताप और दाब के प्रभाव से कोई नई क्रिया घट रही है, कोई नई रचना विरचना, कोई नई रचना का निर्माण हो रहा है। तो इस ताप और दाब के प्रभाव से कुछ नई रचना बनती है। और इसी प्रोसेस में अगर हम विकास मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि 5 अकाट्य सूत्र बताए ना, अस्तित्व सहअस्तित्व है, विकास क्रम है, विकास है, जागृति क्रम है, जागृति है। तो आप सिर्फ कल्पना कीजिए एक ऐसी धरती की जिसमें विकास क्रम प्रारंभ हुआ है, ब्रह्मांड की किरणों का असर पड़ रहा है, एक अनुकूल ताप बन रहा है, कहीं तापमान ज़्यादा हो रहा है, कहीं तापमान कम हो रहा है, कहीं प्रेशर बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है। तो इन सब की वजह से उनमें कोई क्रिया घट रही है और उस क्रिया के घटने की वजह से नई रचना बन रही है। और इसी नई रचना में जो पहली रासायनिक क्रिया होती है उसमें दो भिन्न प्रजाति के परमाणु परस्पर ताप और दाब की वजह से आकर्षित होकर एक नई रचना का निर्माण करते हैं। तो जब दो भिन्न प्रजाति के परमाणु आकर्षणवश मिलते हैं तो उससे एक नई रचना का निर्माण होता है। इस नई रचना की विशेषता ये होती है कि इसमें वो दोनों प्रजाति के जो परमाणु बने हैं उनके गुण नहीं होते, वो एक भिन्न गुण के साथ होते हैं। इसको उदाहरण से समझें कि एक हाइड्रोजन, मान लीजिए पानी का बनना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो भिन्न प्रजाति के परमाणु हैं, इनके मिलने से पानी बना। अब तक हम यही देखते आए ना। अब हाइड्रोजन है वो जलता है ना हाइड्रोजन गैस, और ऑक्सीजन क्या है? जलने में सहायक है। तो एक जलने वाला और एक जलाने वाला, ये दोनों के मिलने से क्या बन रहा है? बुझाने वाला। तो क्या हुआ है? ये दो प्रजाति के जो परमाणु मिले, ये अपना अपना आचरण, अपना अपना गुण त्याग कर एक नए आचरण, एक नए गुण के साथ इस धरती पर प्रकटित होते हैं, उनका प्रकटन होता है। अब इस प्रकटन से होता है कि ये जो अणु रचना हुई, ये दो तरह की अणु रचना मिले, दो अणु मिले और इनसे पानी बना। तो पानी का जो बनना हुआ ये रासायनिक क्रिया हुई। रासायनिक क्रिया किसको कहते हैं? रासायनिक क्रिया किसको कहते हैं? एक नया प्रोडक्ट बनता है। भौतिक क्रिया क्या है? जिसमें गुण और स्वभाव में, आचरण में कोई परिवर्तन नहीं होता। लोहे को जैसे ही करो आप पीट के लोहा ही बना रहेगा। लेकिन लोहा अगर पानी के साथ मिल गया, रस्ट लगा, आयरन ऑक्साइड बन जाता है ना, रासायनिक क्रिया घट जाती है। तो ये पहला जो रासायनिक रचना है ये पानी है। तो विकास क्रम में किसी भी धरती की बात कर लीजिए, कभी किसी करोड़ साल, अरब साल, कुछ भी, अब हम बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, पूरे अनंत ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, हम समग्र अस्तित्व की बात कर रहे हैं। इस समग्र अस्तित्व में कहीं पर अब इसमें 2-3 घटनाएं घटती हैं। वातावरण का असर है,
और कुछ दूसरे ग्रह से जो किरणें निकलती है, सभी हम देख ही रहे ना कि सूर्य की किरण यहाँ पे पड़ रही है, तो सूर्य की किरण का प्रभाव पड़ता है यहाँ पे धरती में ना। अब हम सब जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है मोटे तौर पे। तो इस तरह से दूसरे ग्रह के प्रभाव से जो किरण है, विकिरण है, जो कुछ होता है, उससे नई रचना बनती है। और इस नई रचना के बनने से ये जो पानी बना, अब इसके साथ में उस धरती में जो भी अन्य प्रजाति के परमाणु हैं वो आकर्षित होते हैं और आकर्षित होकर नई रासायनिक रचना का निर्माण करते हैं। ये नई रासायनिक रचना क्या होती है? अम्ल, क्षार और लवण, है ना। तो अस्तित्व में किसी भी धरती में जो भी इकाइयाँ हैं, सबसे पहले जड़ परमाणु है। जो प्रारंभिक स्थिति में किसी भी धरती में आप जाएंगे तो जो विकास की जो पहली स्थिति है उसमें पदार्थ अवस्था है। अब यहाँ पे ये नाम आया, यहाँ तक हुआ पदार्थ अवस्था, और ये पानी क्षार मिला, इनके योग से प्राण कोशा बना। ये जो प्राण कोशा का बनना है ये प्राणावस्था हुआ, ठीक है। अम्ल, क्षार, लवण के साथ साथ दो तरह के रसायन और बनते हैं जिसको हम कहते हैं रचना तत्व और क्या रचना तत्व के अलावा और क्या नाम, क्या बेटा? पुष्टि तत्व, है ना। क्या होता है पुष्टि तत्व? क्या होता है पुष्टि तत्व, किसको कहते हैं? चलो बात करते हैं ना, पुष्टि तत्व। ये जो अम्ल, क्षार, लवण रचना तत्व, पुष्टि तत्व, ये दर्शन की भाषा में बात मैं कर रहा हूँ। साइंस की भाषा में बात करेंगे तो एसिड बेस सॉल्ट रहता है ना, मोटे तौर पे वही है। रचना तत्व और पुष्टि तत्व हम किसको कहते हैं? जिनसे प्राण सूत्र यानी क्रोमोसोम बनता है और जिनसे विटामिन्स बनते हैं, प्रोटीन बनता है, तो पुष्टि का काम करता है। अब ये विज्ञान की भाषा से जोड़ने की कोशिश ना करें, करीब है, लेकिन एज सच हम इसी को पकड़ें। तो इनसे मिला प्राण कोशा। अब इसमें क्या घट रहा है, बार बार ध्यान दीजिएगा ना, छोड़ना मत इधर। इकाइयाँ क्रियाशील हैं, श्रम गति परिणाम पूर्वक हैं, लगातार। अब जब कोई परिणाम आता है, इस परिणाम के साथ जैसे दीदी ने कहा श्रम जुड़ता है, नई गति बनती है, नया परिणाम आता है। तो बिल्कुल उसी तरह से पदार्थ अवस्था के साथ श्रम जब जुड़ता है तो उससे निर्मित होता है प्राण कोशा, मतलब प्राणावस्था का बनना। तो जड़ परमाणु में अभी सारी घटना घट रही है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं चैतन्य परमाणु की। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि चैतन्य परमाणु किसे कहा? जिसमें कि परमाणु गठन पूरा हो गया हो। मैंने आपसे चर्चा की थी कि जितने भी परमाणु हैं वो परमाणु अंशों से मिलकर बनते हैं। परमाणु अंशों से मिलकर बनने का मतलब ये है कि कम से कम दो अंश मिलकर आपस में आकर्षित होकर किसी व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ परमाणु। दो अंश, तो कम से कम दो परमाणु अंशों से मिलकर एक परमाणु बनता है। लेकिन ये जो परमाणु बना ये सतत सक्रिय है। ये अब ये है कि इसमें ये जो इकाइयाँ, जो अंश मिले हैं, इन अंशों के प्रभाव से उसका एक निश्चित गुण है। जितने परमाणु अंश होते हैं उन अंशों के प्रभाव से उनका गुण हमको समझ में आता है। तो उनके जो गुण हैं उनमें परिवर्तन होता रहता है। परमाणु अंश कम रहेंगे या परमाणु ज़्यादा रहेंगे तो उस अनुरूप उसमें गुण परिवर्तन होता रहता है। लेकिन हर एक इकाई पूर्णता को प्राप्त करना चाहती है। हम सारे लोग हम पूरा होना चाहते हैं ना।
तो इसी तरह से धरती की हर एक इकाई पूर्णता को प्राप्त करनी चाहती है। ये पूर्णता को प्राप्त करने का क्या मतलब है? उसको कहीं अधूरापन महसूस होता है। यहाँ पे हमारा अधूरापन जो है, अगर मैं परमाणु के स्तर पे बात करूँ तो परमाणु अंशों में गठन पूरा नहीं हुआ। गठन पूरा नहीं हुआ है, इस वजह से उन्हें गठनशील कहा। ये गठनशील हैं, तो इनकी समस्त क्रियाशीलता का लक्ष्य है कि गठन को पूरा कर लें। गठन पूरा जैसे ही होता है तो इनमें जो अंश हैं, ये अंश, इन अंशों की वजह से कोई भार है, कोई वजन होता है। किसी भी परमाणु को पहचानते हैं हम, साइंस भी ऐसे ही बोलता है ना, एटॉमिक वेट की हम बात करते हैं, तो परमाणु अंशों के कारण होता है। इन अंशों की वजह से उसमें कोई भार होता है। तो जैसे ही परमाणु अंश मिलकर परमाणु का गठन करते हैं तो भार बंधन से युक्त हो जाते हैं, उनमें भार रहता है। लेकिन जब जब अनुकूलता मिलती है, ये गठनशील परमाणु गठन पूर्णता की ओर जाते हैं और इनमें जो गठन पूर्णता होती है तो भार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। धीरे धीरे बोलेंगे अपन, मैं एक एक बातों को फैलाऊंगा। तो अस्तित्व में जड़ और चैतन्य दो तरह की इकाइयां हैं। अब हम इनके अंदर जा रहे हैं, इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जड़ और चैतन्य इकाइयां हैं कैसी, क्या है, तो बनती कैसी, इनका गठन कैसा है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं गठन से। तो गठन में समझ में आता है कि ये परमाणु अंशों से इनका गठन होता है, और ये परमाणु अंश व्यापक सत्ता में ऊर्जित होने की वजह से, साम्य ऊर्जा उपलब्ध होने की वजह से ये आवेशित रहते हैं, इनमें आवेश होता है। तो परमाणु अंशों में आप कह सकते हैं स्वस्फूर्त विधि से आवेश रहता ही है, बाहर से कोई आवेश नहीं आ रहा है। निरपेक्ष ऊर्जा उनको मिली हुई है, उस निरपेक्ष ऊर्जा की वजह से उनमें आवेश रहता ही है, तो वो आवेशित ही रहते हैं। ये आवेशित परमाणु अंश एक दूसरे से आकर्षित होकर परस्परता में किसी बड़ी रचना का निर्माण करते हैं जिसका नाम परमाणु है। तो ये जो परमाणु हैं ये भार बंधन, अब इनमें चूंकि भार है, आवेश है, उसका भार है, उस भार से जुड़ जाते हैं, भार बंधन से युक्त हो जाते हैं। लेकिन अस्तित्व में ऐसी व्यवस्था है जब जब किसी धरती में अनुकूलता बनती है तो उस अनुकूलता के साथ जड़ परमाणु विकास पूर्वक चैतन्य परमाणु बनते हैं। ये जो चैतन्य परमाणु बनते हैं इसको कहा इनका गठन पूरा हो गया। गठन पूरा हो गया इसका मतलब ये हुआ अब इनमें भार नहीं रहा, तो भार से मुक्त हो जाते हैं। भार भी, अब जो भी जड़ इकाइयां हैं उन जड़ इकाइयों में जो परमाणु अंश हैं उन अंशों का भार होता है ना। लेकिन उन अंशों का भार जब परमाणु गठन पूरा हो जाता है तो भार का त्याग हो जाता है और भार से मुक्त होकर ये फिर चैतन्य परमाणु बन जाते हैं। तो उस रूप में अंश बन जाते हैं। अब वो भौतिक और रासायनिक क्रिया करने के स्थान पर अब वो जीवन क्रिया की ओर प्रविष्ट हो जाते हैं। तो मूल रूप से हम बात कर रहे हैं कि जड़ और चैतन्य परमाणु जिस धरती में होते हैं वहाँ पे विकास घटित होता है। भैया ठीक है, मतलब बोल रहे कि जो गठन पूर्ण परमाणु है उसमें भार है, जो गठन पूर्ण परमाणु भार नहीं है। नहीं, गठनशील जो परमाणु इसमें भार है। हाँ। और गठन पूर्ण में भार नहीं है। नहीं। तो कैसे बोले, फिर से बताओ ना उसको। कैसे मतलब? नहीं, भार कैसे गायब हुआ? मैं उसी बात को कर रहा हूँ कि ये परमाणु अंश जो बने हैं, ये परमाणु अंश एक दूसरे से
आकृष्ट हो रहे हैं उनमें भार है। इन परमाणु अंशों के गठन से जो परमाणु बनता है उन अंशों की वजह में भार आया। लेकिन जब इनमें गठन पूरा हो जाता है, गठन पूर्णता हो जाती है, गठन पूर्णता के अर्थ में जुड़े हैं, तो जितने भी परमाणु अंश गठन पूर्णता के अर्थ में एक हो जाते हैं तो भार से मुक्त होते हैं और वो भारहीन हो जाते हैं। दूसरे शब्द में कहा जाए ये सबसे बड़ा संक्रमण है जड़ से चैतन्य की ओर। संक्रमण हुआ ना, भार मुक्त हो गए, वो ये भार मुक्त हो गए और जड़ से चैतन्य हो गए तो भारहीन हो गए। अब इसके साथ अपन बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं आप लोग को बहुत डिटेल में जानबूझ के इसलिए चला गया हूँ कि थोड़ा सा इस फर्क को समझ लेना है ना, थोड़ा सा समझना। भार जड़ में है, चैतन्य में भार नहीं है। इसको दूसरे ढंग से देखिए, हम आप जो कुछ सोच रहे हैं, हम किसी भी क्रिया को कर रहे हैं, विश्वास है, सम्मान है, सुख है, ये चैतन्य क्रिया है। इनमें भार है कहीं? कहीं भार है? इनका भौतिक रासायनिक स्वरूप हमको नहीं दिखता, इसका सिर्फ और सिर्फ चैतन्य स्वरूप दिखता है, जीवन स्वरूप दिखता है, जिसको हमने कहा भाव दिखता है। ठीक है, यही मैं बेसिक डिफरेंस की बात आप लोग से बार बार कर रहा हूँ कि जड़ और चैतन्य के बीच का फ़र्क क्या है। जड़ वो है जिसमें भार होता है, चैतन्य वो है जिसमें भार नहीं होता। दूसरे शब्दों और कहा जाए, ये लंबाई चौड़ाई आकार इन सबसे लंबाई चौड़ाई से मुक्त रहता है, किसी नाप में नहीं बांध सकते। खुशी को कोई किलो में नाप नहीं सकते आप। इस फर्क को जरा समझना होगा अपने को कि चैतन्य की जो भी क्रिया है वो भौतिक रासायनिक नहीं है। मैं आपको पहले ही अभी सवेरे बात रख रहा था ना, जड़ से चैतन्य की पूर्ति नहीं हो सकती। जड़ की आवश्यकता जड़ ही करेगा, चैतन्य की आवश्यकता की पूर्ति चैतन्य ही करेगा, चैतन्य क्रिया से होगा। ये पकड़ में आ रहा नहीं आ रहा? जरा एक मिनट ठीक से बताइएगा। भार है वो ही समझ नहीं आ रही। गठनशील में भार कहाँ से है, वो कहाँ से क्यों है भार गठनशील में? देखिए, व्यापक में इकाइयाँ हैं। फिर से आता हूँ, ये इकाइयाँ दो रूप में हैं, जड़ और चैतन्य। जड़ में भार है, चैतन्य में भार नहीं है। हाँ, वही जड़ में भार कैसे है वही चलिए आ रहे हैं ना अपन। जड़ में भार है किसी अंश के रूप में, जो सबसे छोटा अंश है उसमें भी भार होता है। ठीक है, क्योंकि वो भौतिक रासायनिक रचना है, भौतिक रचना है, उसमें भार होता ही है। अब ये है का अध्ययन है ना। अब ये भारहीन हो जाता है कब? जब जड़ परमाणु विकसित होता है और जड़ परमाणु विकसित होकर चैतन्य परमाणु बनता है। ये संक्रमण है सबसे बड़ा। विकास में विकास क्रम पूर्वक विकास हुआ और विकास की सर्वोच्च स्थिति, सर्वोच्च विकसित स्थिति वो चैतन्य परमाणु का बनना है। ठीक है, ये जो संक्रमण है इसकी खासियत यही है कि रिवर्स नहीं होगा। तो जो भार से मुक्त हो गया, अब भार नहीं रहा। भार था, भार नहीं है। इसको तो जैसे कि परमाणु है, उसका इलेक्ट्रॉन में भार है, हाँ, और उसका प्रोटॉन में भार है, तो वो जब तो सम्मिलित प्रभाव कब हो रहे हैं क्या उसका? उस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। तो परमाणु में भार है, परमाणु अंश हैं, हाँ, उन परमाणु अंशों का वेट है, भार है, हाँ। लेकिन जब जीवन में कन्वर्ट हो जाता है तो भारहीन हो जाता है वो, लेकिन उसकी जीवन क्रिया संचालित होती है। वो अंश कौन से हैं? जीवन के अंश, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, ये अंश हो गए। अब ये पूरा का पूरा कन्वर्सन हो रहा है, ये पूरा का पूरा आपका संक्रमण हो रहा है। नहीं, जैसे गठनशील परमाणु, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं, हाँ, तो गठन पूर्ण होने के बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं रहता उसमें, नहीं रहता, गायब हो जाता। अब उसका आवेश अलग रूप में आता है। वो आवेश किस रूप में है? जो कल हमने चर्चा की। आपको इस फर्क को ठीक से समझना होगा। मैं होप करता हूँ कि आप लोग ये इसको समझेंगे। संक्रमण क्या है? संक्रमण की स्थिति वो है कि एक स्थिति से दूसरे में गए तो शिफ्ट हुआ पूरा। ठीक है, तो अब पहले जैसा नहीं रहा, तो ये पूरा पूरा भार से भारहीन हो गया। अब वो जड़ इकाई के रूप में नहीं रहा, अब उसमें कोई जड़ वाले
गुण उसके वैसे नहीं, उससे आगे के गुण रहेंगे, उसमें कंपन भी होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, अभी आप तक मैं पहुँच रहा हूँ तो किसी कंपन से ही पहुँच रहा हूँ। बात आ रही पकड़ में? आप पूरा गठनशील और गठनपूर्ण पूरा लगे, क्योंकि गठनशील जड़ है। हाँ। गठनपूर्ण तो ऐसे दूध और दही जैसे हो गया, दूध से दही बना तो दही से दूध नहीं बनेगा, वैसे टाइप का कुछ वैसे ही समझ लीजिए, अभी के लिए वैसा समझ लीजिए, आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, हम लोग सागर का अध्ययन कर रहे हैं, कुएं का नहीं कर रहे हैं। लॉजिक जरूरी है, तर्क जरूरी है। एक मोटा तर्क आपने ऐसे कहा, हम किसको और दूसरे ढंग से हम तर्कों को रखते हैं कि जैसे ही रासायनिक क्रिया घटी तो उसमें उसके गुण कहाँ गए? भाई जलने वाला, जलाने वाला, ये कहाँ गया? परिवर्तन हुआ ना। तो इस तरह का ही परिवर्तन है कि एक स्टेप आगे विकास क्रम विकास में आप सर्वोच्च विकसित स्थिति में आ गए तो उसके पूर्व के सारे जो भार वाले पहलू है वो घट गए, लेकिन अभी उससे ज़्यादा आगे की स्थिति आ गई। कैसी आगे की स्थिति आई? अब उसमें जो चैतन्य परमाणु है ये सर्वोच्च विकसित है, ये जड़ से बड़ा है, ये विकसित हो गया, वो विकासशील है परमाणु के स्तर पे। तो क्या हो रहा है, ये इसको ड्राइव करेगा। आगे के अपन बात करेंगे कि इसमें इसके गुण तो है ही, साथ ही साथ इसमें वो सारे गुण आ गए जो जड़ में नहीं होते। जैसे पानी और ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बात किया ना, वैसा कैसे? अब चैतन्य परमाणु पूरी जड़ रचना को चलाता है, जड़ से बनी सारी रचनाओं को चलाने वाला वो चैतन्य परमाणु है। जैसे मेरा शरीर है, इस शरीर के हाथ को उठाना रखना ये कौन आदेश दे रहे हैं? जीवन दे रहे हैं ना आदेश। तो जीवन बड़ी चीज हुई ना, तो जीवन बड़ी चीज हो गई, चैतन्य परमाणु बड़ी चीज हो गया, अब वो जड़ को चलाता है। तो हर विकसित इकाई अपने से कम विकसित इकाई को चलाती है। इससे एक सूत्र निकल के आता है कि हर विकसित इकाई अपने से कम विकसित इकाई को चलाती है, नियंत्रण करती है उस पर। तो उसी अर्थ में यहाँ पे जो सबसे बड़ी शिफ्टिंग है, इस पर बहुत डिटेल में स्टडी होगी बाद में, मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूँ, आप इसको इस रूप में अभी हाँ जी। इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, वो इलेक्ट्रॉन वाला अंश इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, दूसरी चीज़ में परिवर्तित होता है। ये वाला मतलब हजम नहीं हो रहा है बात में। नहीं, आप जड़ क्रिया है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है ना। ये संक्रमण हुआ जड़ से चैतन्य में, तो इसमें इसके गुण अब नहीं रहेंगे। जैसे कि मैं फिर से कहने की कोशिश करता हूँ, पूर्व स्थिति नहीं रहेगी लेकिन उससे विकसित गुण रहेंगे। जैसे एक और दूसरा उदाहरण लीजिए, अब ये जो विकास क्रम हुआ इस प्राण कोशा के साथ, अब आप फिर से पूछ सकते हो ये क्या हुआ? ये जो प्राण कोशा है इसमें श्रम हुआ और इसमें प्राणावस्था धन श्रम बराबर क्या हुआ? जीवावस्था की इकाई आई। अब ये कैसे हुआ? विचार कीजिए, पेड़ पौधे से पशु पक्षी बने क्या? सोचिए जरा। भैया एक प्रश्न। हाँ भैया, जो आप बोल रहे हैं गठनशील परमाणु से गठन पूर्णता, माने जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है गठनशील परमाणु से गठन पूर्ण परमाणु में जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या कुछ खास गठनशील परमाणु ही गठन पूर्ण में आएंगे या कोई भी गठनशील परमाणु से वो गठन पूर्ण आ सकते हैं? एक लाइन में आपको फिर से बताऊं, अस्तित्व में पूरी व्यवस्था है और व्यवस्था कैसी बनी हुई है? सह अस्तित्ववादी विधि से बनी है। वो कैसी बनी है? परस्पर संतुलन पूर्वक बनी है। जैसे हम इस धरती को उदाहरण के रूप में लें, इस धरती में संतुलन बना है। कैसे संतुलन बना हुआ है? एक निश्चित अनुपात में पदार्थ अवस्था है, एक निश्चित अनुपात में प्राणावस्था है, एक निश्चित अनुपात में जीवावस्था है, एक निश्चित अनुपात में ज्ञानावस्था है। तो उस अनुपात के अनुरूप स्वस्फूर्त विधि में बार बार कर रहा हूँ, ना मैं बना रहा हूँ ना आप बना रहे हैं,
हम इसमें बिल्कुल ना फंसें, ना कोई भगवान बना रहे हैं। ये वातावरण की अनुकूलता, नैसर्गिकता की वजह से एक निश्चित अनुपात में स्वस्फूर्त व्यवस्था बनी हुई है। आप जरा कल्पना कीजिए दूसरी लाइन से, इस धरती पे 3 लाख साल पहले मानव नहीं था, 10 लाख साल पहले नहीं था, तब क्या था? तब कौन क्या करता था? कल्पना शक्ति को थोड़ा फैला कर देखिए। तो उसी अनुपात में मैं कह रहा हूं कि एक निश्चित अनुपात में स्वस्फूर्त विधि से, उसी का लाइन है नीति विधि से, मैं ज़्यादा शब्द लाना नहीं चाहता था, नीति क्रम इसी का नाम है। एक नीतिपूर्ण व्यवस्था बनी हुई है ही, जिसके तहत एक निश्चित अनुपात में इकाइयाँ रहती हैं। और ये खाली इस धरती की बात नहीं है, हम किसी भी धरती की बात करें, किसी भी धरती की हम बात करें, एक निश्चित अनुपात में ही इकाइयाँ रहती हैं। इसको दूसरा एक उदाहरण मैं देता हूँ। आप जरा कल्पना ही करके देखो, पृथ्वी में अगर पानी ही पानी होता तो क्या दूसरी इकाइयाँ आ पाती? आज भी समुद्र कितने लोग देखे हैं? बहुत अजीब सा प्रश्न कर रहा हूँ ना। समुद्र को जाकर देखो तो समुद्र क्या है समझ में आता है। हम लोग जो समुद्र के लोग नहीं हैं, समुद्र किनारे नहीं जीते हैं, हमको नहीं मालूम समुद्र क्या चीज़ है। 75% पानी है इस धरती में। कल्पना करके देखिए 75% क्या है? पानी है, लेकिन एक संतुलन के साथ है। तो जब जब अनुकूलता बनती है तब तब विकास क्रम में हर एक अवस्था की इकाइयाँ अवतरित होती हैं, उनका प्रकटन होता है। अवतार शब्द नहीं कर रहा हूँ, प्रकटन होता है। तो जैसे प्राण अवस्था, धन श्रम और जीवावस्था, अब इसको साइंस भी बोलता है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट प्लांट किंगडम का जो पहला है वो क्या है? एल्गी है। अब आप पूछो एल्गी क्यों आया, पीपल क्यों नहीं आया, बरगद क्यों नहीं आया, एल्गी ही क्यों? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो अपनी कल्पनाशीलता से हम फैला सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एल्गी क्यों आया, अगर इसको बहुत गौर से देखें तो एल्गी पानी में सबसे ज़्यादा रहता है। तो इस धरती में पानी सबसे ज़्यादा था, एक लॉजिक के हिसाब से बात कर रहे हैं, पानी सबसे ज़्यादा था इसलिए एल्गी आया। राइट, सबसे पहले आएगी। अभी इस पर बहुत से लोग बहुत अलग अलग तरह का रिसर्च किए, मैं डिटेल में नहीं जाता, बस आपको एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ। इटली के कुछ वैज्ञानिकों ने निकालने की कोशिश की कि बैक्टीरिया सबसे पहले आया और वो हाई टेम्परेचर में आया, उबलते हुए पानी बैक्टीरिया को जिंदा करके देखने की कोशिश की है। तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, अपन उसमें नहीं जाते। अपन इस बात को समझने की कोशिश करें। मैं फिर से कह रहा हूँ, हम सब समझने का प्रयास करें, क्योंकि यही जो कहा जा रहा है ये अलग है, इसमें तर्क जरूर लगाएं, मानना बिल्कुल नहीं है, इसको समझना है, अपने को जानना है। और जब तक हमको स्वीकृति में नहीं आता हम इससे विचार करते रहें। मेरे को बहुत मुश्किल से स्वीकार हो पाया जो आपका प्रश्न है, सबका प्रश्न है, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हो गया। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। सूरज आज तक जल ही क्यों रहा है? स्वीकार तो दूर के बाद मेरे को तो सहमति नहीं हो रहा है कि कैसे हो सकता है ऐसा। बिल्कुल वो है, वो सबके साथ है ना, हम भी फंसे थे ना, इसलिए हम बोल रहे हैं ना। नहीं, भार है वो भार गायब हो गया, आवेश है वो आवेश गायब हो गया। आवेश गायब नहीं हुआ, मैंने कहा आवेश नहीं गायब होता, बिल्कुल गायब नहीं हुआ। अभी मैं बात करूंगा ना, चेंज हो जाता है, चेंज होता है, ये पूरा परिवर्तन है। हम अभी चैतन्य परमाणु के रूप में, अगर आपको एक लाइन बोलूँ आप लोग जी कुछ बोले। भैया आप बोल रहे निश्चित अनुपात में है तो जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है ना। हाँ, तो उसका लॉजिक नहीं मिलता है कि ज्ञानावस्था इतने कम से ज़्यादा कैसे होते जा रही है। चलिए इस पर बहुत सारी बातें हैं, अपन करते हैं। भैया एक जनसंख्या बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है, या जनसंख्या को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किसकी है? भैया अपनी आवश्यकताओं को पहचानने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रकृति हमारी है ना। ये प्रकृति सहज नहीं है, ध्यान रखना आप। जनसंख्या नियंत्रण की जिम्मेदारी हमारी है ना। हम आवश्यकताओं को पहचान जाएं और उसके अनुरूप जनसंख्या नियंत्रित रहे तो ये धरती बनी रहेगी। और नहीं तो आने वाले समय में जैसा अनुमान लगाया जाता है कि धरती की आबादी 2000 करोड़ हो जाएगी।
बट आपको बता दूं 2000 करोड़ का विश्लेषण होकर रखा हुआ है कि तब भी भूखमरी नहीं हो सकती। ये सब बहुत सारी बातें हैं, समझने के लिए फैलाव में अपन फैलते जाएंगे, लेकिन अभी आप इसको सोचिए, मानव को हटा दीजिए कुछ समय के लिए, धरती की व्यवस्था, शेष मानव की व्यवस्था को समझने की कोशिश करें अपन। तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे अनुकूलता बनती गई, इकाइयाँ आती गई। आती कैसे गई? रचना विरचना होती है। रचना विरचना कैसे हुआ? परस्पर आकर्षणवश, वातावरण के दबाववश। आज भी बहुत सारे नए तरह के जीव बनते जा रहे हैं। जीव मतलब सूक्ष्म जीव की बात कर रहा हूँ, या बहुत सारे नए प्राणी बनते जा रहे हैं। ऐसा वातावरण है, ये होना है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा था कि जीवावस्था कब तक रहा इस धरती पे, कुछ अंदाज है आप लोग को? कब से कब तक रहा या है? जीवावस्था यानी जानवर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये तो हम भी जानते हैं ना, साइंस भी बता के रखा ना कि विकास क्रम विकास है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है। डायनासोर थे, कितना पुराना होगा? नहीं, चलिए मैं वैज्ञानिक जो डेटिंग उसके बारे में बोल रहा हूँ। इस धरती पे 60 लाख 6 मिलियन ईयर से लेके 30 मिलियन ईयर्स तक डायनासोर थे। ये जितने बड़े हम डायनासोर का नाम पढ़ते हैं अभी थे। 2.5 यानी कितना हुआ? 5 करोड़ से 6 करोड़ साल पहले, 2.5 करोड़ से 5 करोड़ साल पहले। तो तब तक रहा, तब मानव की उत्पत्ति नहीं हुई, तब इंसान धरती पर नहीं आया। क्यों नहीं आया? पहले आ सकता था, क्यों नहीं आया? जी, जो वातावरण था, ठीक है ना, वो कंड्यूसिव नहीं था ह्यूमन के लिए। हाँ, जो वातावरण था वो ह्यूमन बीइंग के लिए कंड्यूसिव नहीं था। राइट। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जवाब। कि जब जब अनुकूलता बनी तब तब इकाइयाँ आई हैं। हाँ, है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा हुआ ही होगा। क्योंकि यहाँ की स्थिति को देखते हैं अपन तो ये समझ में आता अपने को कि जब अनुकूलता बनी तो इस जीव अवस्था से, है ना, इस श्रम से फिर ज्ञान अवस्था की इकाई आई। अभी हम मानते हैं कि 3 लाख साल पहले कहीं से मानव का कंकाल मिला, बोलते हैं ना, 2.5 लाख साल पहले का, 3 लाख साल पहले का, जो भी है, पर एक मोटे तौर पे ऐसा माना जाता है कि लगभग 3 लाख साल पहले इस धरती पर पहला मानव चला। और मानव की बहुत डिटेल में अपन नहीं जाते, अलग अलग तरह से नाम उसके दिए जाते हैं। असली चीज़ ये कि विकास क्रम विकास कैसा होता गया। अब इस विकास क्रम विकास से हम आज की स्थिति में बात करें कि क्या होता है, तो किसी भी इकाई को, वो चाहे पदार्थों से इकाई हो, मिट्टी, हवा, पानी, जो भी हम नाम देते हैं, है ना, मिट्टी, पत्थर, धातु, मणि, है ना, यहाँ है, ये तो सालों साल रही। इसी धरती के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा अनुमान बस बताया जाता है कि कितना है, कितना पुराना है ये धरती, कितनी पुरानी है, किसी को अंदाज? हाँ, 4.5 अरब साल पुरानी है। ये एक अनुमान है, कुछ विज्ञानियों ने आइडेंटिफाई करके रखा है। अब उस 4.5 अरब साल के इतिहास को इन 4 अवस्थाओं में हम देख रहे हैं। इन 4 अवस्थाओं में देखते देखते हम यहाँ पे आए हैं 2 लाख साल पहले, और सही मायने में जो मानव सभ्यता का विकास हुआ करते हैं वो मुश्किल से 2,500 साल का है, 2,500 से 3,000 साल का है। उस 2,500 से 3,000 साल को अगर आप देखेंगे तो आदर्शवाद का काफ़ी प्रभाव रहा, कम से कम सन 1800 तक आदर्शवाद काफ़ी हावी रहा। अब आप उसको जो भी नाम दो, रहस्यवाद, आदर्शवाद, उस आदर्शवाद की वजह से कम इस धरती पर व्यवस्था बनी रही, नुकसान नहीं हुआ। लेकिन पिछले 200 वर्षों में
जितनी तेजी से भौतिकवाद आया है, इस भौतिकवाद के प्रभाव से अब इस धरती पे तरह तरह का खतरा मंडरा रहा है, मंडरा रहे हैं ना। अब हम फटाक से ग्लोबल वार्मिंग बोल देते हैं। कितनी तेजी से वो आपका अंदाजा है? कितनी तेजी से हुआ होगा? पृथ्वी की बर्बादी जो हो रही है, जिसको खतरा कहा जा रहा है पर्यावरण के हिसाब से, कितना पुराना है? इस खतरे की आशंका कितने साल पुरानी है? मुश्किल से 50 साल। प्रिसाइसली अगर मैं कहूँ तो जिनेवा में बहुत पहले 1970 में पहली बार वैज्ञानिकों ने कहा कि विज्ञान की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है, इसलिए हमें पर्यावरण की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। ये बात है भरत भैया 1970 की। नागराज जी का शोध चल रहा था, मैं रह के इस बात को सोचता हूँ। और धरती के विज्ञान द्वारा जो कुछ हुआ उसकी कल्पना बाबा जी ने 1975-76 के बाद से लिखना शुरू किया था। तो जो किताब आप पढ़ेंगे उसमें सब मिलेगा। तो बाबा जी को अनुमान पहले ही हो चुका था। 1975-76 में सारी बातें आई और भौतिकवाद को उन्हें पूरा ऑपरेशन कर दिया अच्छा खासा अपने ढंग से। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि नागराज जी, श्रद्धेय नागराज जी की बात अपनी जगह है। विज्ञानियों ने मानना स्वीकार कर लिया था 8 से 50 साल पहले, और आज क्या हालत है? इन 50 वर्षों में हम कोई नहीं सुधरे। पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर 5 जून से इन्वायरमेंटल डे चालू किया गया। ये 1970 से शुरू हुआ, 5 जून 1970 से, 70-71 ऐसा कुछ है। आज 50 साल हो रहे हैं, हम बहुत तेज़ी से डाउनफॉल की ओर चले गए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, इस पर एक विस्तार से चर्चा अपन करेंगे। मैं सब मिटा दूं थोड़ा। ऐसा क्यों हुआ, इस पे और अच्छे से विचार करने की ज़रूरत है। तो वापस ये जो अस्तित्व दर्शन की समझ जो नहीं बन सकी, ये उसी का परिणाम दिखता है। कैसे परिणाम दिखता है जी? हमारे कार्य जो रहते हैं वह विचार पे आधारित हैं। विचार में अगर, ठीक है ना, वो हम विचार में अगर वो संकल्पित नहीं हुए हैं, चीज़ों को, वस्तु को हम ढंग से नहीं समझे हैं, तो उसके अनुरूप हम व्यवहार ही नहीं कर रहे हैं। राइट, बताइए। एक क्वेश्चन था वही कि जिस मतलब गठनशील गठन पूर्ण हुआ, तो वो गठन पूर्ण होने से जस्ट हुआ, उससे जस्ट पहले जो गठनशील था उसका संरचना कैसा था, ऐसा कुछ बताएं क्या? मतलब कि चैतन्य परमाणु बना, उसके मतलब चैतन्य परमाणु हुआ, उसके जस्ट पहले जो गठनशील परमाणु था उसका संरचना कैसा था? उसका संरचना कैसा था गठन पूर्ण परमाणु का? गठन पूर्ण होने के जस्ट पहले जो गठनशील परमाणु था उसका संरचना कैसा था? तो थोड़ा आइडिया लगेगा। संरचना का स्तर ऐसा है, गठन पूर्ण परमाणु वातावरण की अनुकूलता मिलने से, सबसे अनुकूलता की बात है, अनुकूलता मिलने से उनमें जो परमाणु अंश होते हैं उनमें आपस में आकर्षण की वजह से गठन पूर्णता होती है। मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर देता हूँ, ये किस धरती में होता है किस में नहीं होता ये कह पाना बहुत मुश्किल है। अनंत धरतियाँ हैं, ये कब हुआ इसका जवाब निकालना बहुत कठिन है। अभी हम इसी बात को नहीं कर पा रहे हैं कि 4.5 अरब साल पहले पदार्थ अवस्था थी, तो क्या उस समय जीवन परमाणु आया? कब आया? ये प्रश्न निकलता है ना, इस धरती पे कब आया? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस पे अपन तार्किक ढंग से बात करेंगे, तर्कपूर्ण विधि से, क्योंकि बहुत सारे जो प्रश्न हैं, जैसे भी हम बोलते हैं ना कि एक विधि निकली है यंत्र के आधार पे अनुमान लगाने की, हम बोलते हैं हम तर्क के आधार पे अनुमान लगाते हैं। और तर्क संगत विधि से एक बात समझ में आती है कि जड़ और चैतन्य के बीच का संबंध कैसा है। मैं उस पर आ रहा हूँ असल में, एक बार मैं इसको पूरा कर लूँ, आपको धीरे से पकड़ में आएगा वो भी। मतलब कि ऐसा क्वेश्चन था जैसे कि जो गठनशील परमाणु हैं और उसके बाद वो गठन पूर्ण होता है, तो वो गठनशील परमाणु का एक आइडिया ऐसे पूछा कि वो हाइड्रोजन है कि जिंक है कि बोरॉन है, कि वो मतलब उसके बाद जस्ट होता है, वो कौन सा परमाणु मतलब उसके करीब है, गठनशील जो परमाणु है वो गठन पूर्ण होने के करीब है, कौन सा परमाणु है,
या ठीक है। हाइड्रोजन है कि जिंक है कि बोरान है या कोई और निष्क्रिय है निष्क्रिय बढ़िया है? प्रश्न है। ये अच्छा प्रश्न है कि हाइड्रोजन के नज़दीक है कि नाइट्रोजन के नज़दीक है कि ऑक्सीजन के नज़दीक है। हाँ, वो नज़दीक कौन सा है वही पूछ रहा था। ठीक है, इस पे अपन बात करेंगे एक बार पूरा, जब भौतिकवाद की हम चर्चा करें। मैं क्या बाकी लोग का इंटरेस्ट होगा नहीं मुझे नहीं मालूम, ये बहुत गहरी चर्चा है, इस पर एक विस्तार से बात बनेगी। आप इसको नोट करके रखिए, जाना नहीं, बस एक ही चीज़ मैं कहूँगा, इससे बात मैं करूँगा, क्योंकि हो सकता है आपको जो आगे की हम चर्चा करें उससे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल भी जाए। अभी आपको बहुत सारे प्रश्न ऐसे लग रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, लेकिन जब जैसे बात रखते जाएंगे तब तक आपको उसमें स्पष्टता बनती जाएगी। मैं उसकी डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि अभी एक ओवरव्यू आपको पकड़ में तो आए, अस्तित्व दर्शन तो पकड़ में आए। आप एक जगह अगर फंस जाते हैं, हम उसी पे गहराई पे चले जाएंगे। तो मेरा बस यही आग्रह आपसे, मैं उसको एड्रेस करूँगा, सारी बातें मैंने विस्तार से करेंगे, क्योंकि भौतिकवाद पूरा का पूरा इसी पर है, परमाणु गठन पर ही है, एक किताब पूरी की पूरी। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा था जड़ और चैतन्य के बीच का संबंध क्या है। तो इसको अपन जरा इस ढंग से देखें कि यहाँ पर तो गठन पूर्णता है अमृतत्व के रूप में, ठीक है। यहाँ पर हमने इस फर्क को समझा, इसमें परिणामशीलता बनी हुई है जड़ में। इससे क्या होता है, तो किसी भी इकाई को पहचानने के लिए क्या क्या, किन किस स्तर पर हम पहचानते हैं किसी इकाई को? रूप, गुण, स्वभाव, धर्म। अब अगर हम इस एंगल से देखने की कोशिश करें तो जो पदार्थ अवस्था की इकाई है, इसका रूप कैसा होता है? इसको हम आकार, आयतन, घन के आधार पर पहचानते हैं, ठीक है। अब यह जो रूप के आधार पर जो कुछ पहचानना होता है, प्राण, मैं इसको और फैलाऊंगा बाद में। मैं बस एक मुद्दे को ध्यान दिलाना चाह रहा था। रूप के आधार पर अब ये हर एक अवस्था एक से आगे बढ़ी हुई है, पदार्थ से प्राण, प्राण से जीव, जीव से ज्ञान। तो जो दिखता है उसके आधार पे हम अनुमान तो लगा लेते हैं। तो कोई भी इकाई, मिट्टी है, पत्थर है, सड़क है, भवन है, जड़ अवस्था की जो भी इकाई है वो कैसी है, इसका अनुमान उसको देखकर होता है, ठीक है ना। एक मोटा अनुमान होता है अपने को। इसके गुण का अनुमान हम कुछ कुछ लगा पाते हैं कि ये कैसा है, लेकिन स्वभाव और धर्म हमको देखकर पकड़ में नहीं आता है। वहीं जब हम प्राण अवस्था की बात करते हैं तो प्राण अवस्था की इकाइयाँ कैसी हैं? पेड़, पौधे, वनस्पति के रूप में हमको दिखाई देती है ना। तो अगर हम उनको देखें तो ये पेड़ पौधे के रूप में हमको नज़र आती हैं। जीवावस्था की इकाई पशु पक्षी के रूप में हम पकड़ते हैं, और ज्ञानावस्था की इकाई मानव है। अगर आप किसी भी वस्तु को देखने पहचानने की कोशिश करें तो देखकर जो समझ में आ रहा है वो रूप है। तो रूप आधारित पहचानना होता है, ठीक है भैया। रूप आधारित पहचानने में ये कैसा दिख रहा है, तो मैं इसको बोलता हूँ पेन है, क्योंकि इसको देखकर इसका उपयोग मैंने किया तो मेरे का अनुमान लग गया। जैसे लौकी की बात करे थे ऐसा है ना। अब तो जो दिख रहा है ये रूपात्मक अस्तित्व की वजह से दिख रहा है, लेकिन गुण जो है, गुण का प्रकटन होता है, उस अनुरूप रूप बनता है। गुणों के उपयोग से कोई रचना बन रही है। तो जो भी क्रिया हुई, जो क्रियाशीलता बनी, इस क्रियाशीलता की वजह से ये एक चीज़ बनी। इसके गुण में ये जिन जिन से मिलकर बना है वो सबके गुण समाहित हैं। तो हमको समझ में आ जाता है
कि ये जो पेन है ये इसका बना रहना ज़रूरी है, और इसका जो गुण है उसको मैं पहचान लूँ। तो पेड़ पौधे के गुण को पहचानना, पशु पक्षी के गुण को पहचानना, मानव के गुण को पहचानना, हम इस आधार पे पहचान पाते हैं। दूसरी पहचान का आधार बनता है, तीसरी पहचान का आधार बनता है स्वभाव से पहचानना। तो पदार्थ अवस्था की इकाई का स्वभाव कैसा है, उस आधार पर मैं पहचान पाता हूँ। प्राण अवस्था के पौधे, जो पेड़ पौधे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, मैं उसके आधार पर पहचान पाता हूँ। तो रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, इन चारों के आधार पर किसी भी एक इकाई की पहचान होती है, उसको पहचानना होता है। अस्तित्व में जो भी इकाइयाँ हैं, जो जड़ और चैतन्य इकाइयाँ हैं, ये चार अवस्था के रूप में प्रकटित हैं। इन चार अवस्थाओं में जो भी इकाइयाँ हैं, उन इकाइयों की पहचान का आधार है उनका रूप, उनका गुण, उनका स्वभाव, उनके धर्म को पहचानना। अभी हमारे सामने क्या दिक्कत है, हम रूप और गुण के आधार पर ही पहचान पा रहे हैं। अभी स्वभाव और धर्म की हमको पहचान नहीं हो पाई है। हम क्या पकड़ पाए इसे? ये बात पहुंच पा रही कि किसी इकाई को पहचानना है, उसके पहचानने का तरीका क्या होगा। मेरा इस अस्तित्व की हर एक इकाई से कोई संबंध है, इस संबंध को मैं पहचानूंगा कैसे? इसके साथ मेरा क्या संबंध है, इसकी पहचान कैसे होगी? जब मैं इसके बारे में पूरी जानकारी रखूंगा। इसके बारे में पूरी जानकारी रखने का मतलब क्या हुआ? उसके रूप, गुण, स्वभाव, धर्म को मैं पहचानूं। अगर मैं नहीं पहचानता तो मैं कुछ का कुछ कर बैठूंगा। अगर मुझे आम के पौधे के बारे में उसके स्वभाव और गुण की पहचान ना हो तो मेरे लिए आम बेकार हो सकता है। आज मैं आम को जानता हूँ कि आम नाम का कोई फल होता है और इसको हम खाते हैं। अगर मैं इसको खाया नहीं होता कभी और अचानक मुझे जंगल में दिख जाता तो क्या मैं उसको खाता? नहीं खाता। तो कोई भी इकाई हो, उसके रूप और गुण के आधार पर हम पहचान तो कर लेते हैं। स्वभाव, धर्म अभी हम ठीक से नहीं जान पाते हैं। इस वजह से क्या दिक्कत है कि इन धरती की इस धरती में जो चार अवस्था की इकाइयाँ हैं, इनके साथ हम संबंध को पहचान नहीं पाए। कैसे नहीं पहचान पाए? जैसे कि मैंने आपसे चर्चा की थी कि पदार्थ के साथ श्रम होता है तो प्राण अवस्था की इकाई है। तो पदार्थ और श्रम बराबर प्राण अवस्था की इकाई, और प्राण अवस्था के साथ जब श्रम होता है तो जीवावस्था की इकाई है, और जीवावस्था की इकाई के साथ में जब श्रम होता है तो ज्ञान अवस्था है। इन सब के बीच में संबंध क्या है? मूल रूप से पदार्थ ही है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ऐसा कनेक्शन कर सकते हैं क्या? जैसे कि पदार्थ है, उसमें श्रम हुआ, श्रम होने से जो उसका क्षोभ हुआ तो उससे वो प्राण में आया, प्राण से फिर उसमें श्रम किए, फिर क्षोभ हुआ तो जीव में आया, जीव से फिर उसमें श्रम किया तो फिर क्षोभ। उसको प्रेरणा कहते हैं, प्रेरणा बोलेंगे उसको। तो श्रम हुआ, हाँ। श्रम से प्रेरणा, श्रम का पॉजिटिव अर्थ है ना। हाँ। श्रम पूर्वक उसमें प्रेरणा हुई तो नई रचना का गठन हुआ। तो पदार्थ अवस्था ही जो इकाइयाँ हैं, मिट्टी, हवा, पानी, यही श्रम पूर्वक प्राणावस्था में, इनसे मिलकर प्राणावस्था से जीवावस्था में, तो इन तीनों के बाद ही ज्ञान अवस्था है। इसको और दूसरे ढंग से हम कहें कि मेरा इस धरती पर होना इस बात पर निर्भर करता है कि इस धरती में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मिट्टी और पानी सब संतुलित मात्रा में एक निश्चित अनुपात में रहें। ये जब रखते हैं तब मैं आता हूँ। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि पदार्थ पे जब श्रम करते हैं, हाँ, तो क्या होता है? क्षोभ होता है कि वो नीति क्रम का कुछ घटना होता है कि उसको क्या बोलेंगे जो होता है उसको? मैं उसमें आ रहा था, असल में मैं फैलाने का भी रोकना चाह रहा हूँ। बहुत सीधी सी बात है।
जो भी रचना होगी, श्रम होगा ना, उससे रचना और विरचना होती है। कोई चीज़ बनती है और कोई चीज़ बिगड़ती है, यही दो घटना है। क्रिया के रूप में रचना और विरचना है। उसी तरह से पेड़ पौधे में श्वसन और प्रश्वसन, सांस लेते हैं ना पेड़ पौधे, तो उससे बढ़ते हैं वो। तो जो क्रिया के रूप में घटना आप जो पूछना चाह रहे हैं ना पदार्थ में, वो यही घटना है कि जहाँ उसको अनुकूलता मिला, जितने भी परमाणु थे उनको अनुकूलता मिली, तो पहला परमाणु बना, पहला अणु बना पानी। अब पानी के साथ में बाकी सारे तत्व मिले। कैसे मिले? दो घटना घटी। जैसे आप सिर्फ कल्पना कीजिए कि ये एक तत्व है, ये एक तत्व है। अब ये यहाँ पे वर्षों से हैं, 5 लाख साल से, मान लो 20 लाख साल से। मंगल ग्रह की बात कर लो, दूसरे ग्रह में चले जाओ, है ना। हम सुन रहे हैं ना कि वहाँ पे हवा है, कुछ मिट्टी है। हवा का पता नहीं, कुछ मिट्टी की सूचना है, और एक अनुमान है कि पानी होगा। अब इसको अनुकूलता कैसे मिलेगी? जब दूसरे ग्रह, जब ब्रह्मांड के जो दूसरे ग्रह हैं उनसे निकलने वाले किरण और विकिरण, रेडिएशन, इनका कोई असर पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम यहाँ इस धरती में बोलते हैं कि समुद्र में चक्रवात उठता है तो पानी बादल बन के हमारे यहाँ बरसता है। बहुत मोटा उदाहरण है ना। पानी कैसे गिरता है? समुद्र में चक्रवात उठा, जो वाष्पीकृत हुआ पानी वो बादल बना, और जहाँ लो प्रेशर बना उधर बादल चला गया, और उधर जाकर बादल फिर बरसता है पानी के रूप में। कुछ वैसा ही यहाँ पर है कि किसी दूसरे ग्रह में किरण विकिरण का जो प्रभाव पड़ा, अग्नि जैसे सूर्य का ताप लगातार निकल रहा है ना, तो इसका जो प्रभाव पड़ा उससे कोई पहली रचना बनी, और जैसे जैसे अनुकूलता मिलती गई, इस पानी के साथ में अम्ल बना, क्षार बना, नए तत्व बनते गए। अब यहाँ पे तत्वों की रचना हो गई, तो पहला प्राणकोशा बना। प्राणकोशा बना, अनुकूलता मिली। अनुकूलता का आशय मैं समझा दूँ। अनुकूलता मतलब ये है कि कोई भी वनस्पति के लिए एक निश्चित तापमान जरूरी है। जैसे धान की खेती आप यूरोप में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? धान को थोड़ा सा ये जो वातावरण है 25, 30, 35 डिग्री तापमान चाहिए, वहाँ तापमान होता ही नहीं है। यूरोप ठंडा प्रदेश है, वहाँ का तापमान, अधिकतम तापमान गर्मी में जाता है 26 डिग्री, 27 डिग्री, वहाँ धान हो ही नहीं पाता। तो उस तरह की अनुकूलता मिली तो कोई प्रजाति बनी। तो जो विकास की हम बात कर रहे हैं, वो विकास क्रम इसी तरह से होता है कि जैसे जैसे अनुकूलता मिलती जाती है वैसे वैसे इकाइयाँ बनती जाती हैं। जी, जैसे आप बोल रहे हैं मतलब कि पृथ्वी में पहले हाइड्रोजन भी था, ऑक्सीजन भी था, लेकिन जो श्रम हुआ वो मतलब कि अनुकूलता के लिए बाहर से कोई विकिरण वगैरह आया होगा तो अनुकूलता बना, ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या? श्रम, बिल्कुल। श्रम मतलब वो अनुकूलता। एग्जैक्टली। श्रम मतलब क्रिया हो रही है, क्रियाशीलता बनी है ही, कोई ना कोई क्रिया तो चल ही रही ना। अब जैसे अभी हवा चली, अब इस हवा चलने मात्र से कोई प्रभाव पड़ा ना उस तेज गति का, उस प्रभाव से कोई दूसरी क्रिया घटी ना, तो हमेशा परस्परता में प्रभाव वही गुण है। अपन इसको देखें, गुण किसको कहते हैं? एक इकाई का दूसरी इकाई पे जो प्रभाव पड़ता है वो उस इकाई का गुण है। तो गुणों की उपयोगिता होगी तो उसका स्वभाव हो गया हो। तो एक इकाई का दूसरी इकाई पे जो प्रभाव पड़ रहा वो गुण के रूप में हमको दिखता है। तो इस तरह से जैसे मान लो सोडियम है और क्लोरीन है, ये दो अलग अलग तत्व है ना, सोडियम और क्लोरीन। क्लोरीन गैस है, बड़ी तीखी होती है, सोडियम हाथ में पकड़ नहीं सकते आप उसको, लेकिन जब उनका प्रभाव पड़ता है, रासायनिक क्रिया घटती तो नमक बनता है, एक अलग ही चीज़ बनी ना। तो हो क्या रहे, उन दो इकाइयों के बीच में कोई अनुकूलता बनी जिसकी वजह से नमक बना, उसको श्रम का, राइट। तो इस तरह से रचना और विरचना भी होती है। विरचना किसको कहा? तो विरचना वो है कि कोई इकाई किसी परिणाम तक पहुंची, बीज बना, फूल पौधा बना, फल बना, पूरा बना, फिर क्रिया की अवधि चलती रही और वापस उससे बीज बना। इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, जो पत्तियां निकली थी वो पत्तियां झड़ गई, मिट्टी के साथ मिली, मिलकर वापस कार्बन हाइड्रोक्साइड मिला, अपने को ब्रेक होता है ना। तो इस तरह से पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था के लिए उपयोगी है, प्राण अवस्था पदार्थ अवस्था के लिए उपयोगी निकलती है।
उसके लिए पूरकता में काम करती है, उससे संतुलन बना रहता है। इसी तरह से जो तीसरी अवस्था की इकाई उसका विकास हुआ और उसके जो अवशेष हैं, जैसे जानवर मर जाता है तो उसका जो चमड़ा है, जो कुछ है डेड बॉडी, वो वापस पदार्थ अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये साइकिल चल ही रहा है। इसको आप लोग परिचय शिविर अच्छे से देखे ही होंगे। ये हम तो बार बार कहते हैं ना इसको, ज्ञान अवस्था, इन सब के बीच में संपर्क का क्या सूत्र है? तो प्राण अवस्था से, अपन बार बार इसकी चर्चा कर चुके हैं ना, इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। पदार्थ अवस्था की इकाई से प्राण अवस्था की इकाई बनी और प्राण अवस्था की इकाई वापस पदार्थ अवस्था में चली जाती है, ये पूरकता कहलाया। इधर प्राण अवस्था से जीवावस्था की इकाई बनी और जीवावस्था की इकाई से प्राण अवस्था के लिए उपयोगी हुआ है, ठीक है, और ये सीधे पदार्थ अवस्था के लिए उपयोगी हुआ। तो क्या हो रहा है कि प्राणावस्था पेड़ पौधों को खाकर जीवावस्था की इकाइयाँ जिंदा रहती हैं, बढ़ती हैं। जीवावस्था का जो मलमूत्र रहता है वो पेड़ पौधों के काम आता है, सही ना। तो इन सब में तो पूरकता की व्यवस्था बनी हुई है ही। समस्या हमारी यहाँ पे है, ये जो हम बार बार क्वेश्चन करते हैं, है ना, ये आपने सबने देखा होगा। ये जो क्वेश्चन है ये मानव के संदर्भ में है कि वो पदार्थ अवस्था के लिए कितना जिम्मेदार है, प्राण अवस्था के लिए कितना जिम्मेदार है। तो पूरकता की व्यवस्था अस्तित्व में है, इसको किसी ने बनाया नहीं, ठीक है ना। ये पूरकता की व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन इस व्यवस्था को छिन्न भिन्न योगदान करना तो छोड़ दो। अभी छिन्न भिन्न करने में सबसे बड़ा योगदान ज्ञान अवस्था की इकाई का है, ये तो नहीं करते ना। एक मोटी सी कल्पना की बात करता हूँ, जैसे आप लोग से चर्चा कर रहा था, जब डायनासोर का एज था तो कहते हैं कि 350 यानी 35 करोड़ साल पहले। तो ये तो तय कि 35 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ साल तक तो पेड़ पौधे पशु पक्षी थे ही, आज भी हैं। डायनासोर खत्म हो गए बट पेड़ पौधे पशु ये 2 लाख साल पहले तक थे। और आज होते होते 2022 में हम आ गए हैं, 200 साल का विज्ञान की प्रगति को देखते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा हो गया है, क्या प्राणावस्था की इकाइयाँ बच पाएंगी? ये भी प्रश्न है कि जंगल तेजी से कट रहे हैं। क्या जीवावस्था की इकाइयाँ बच पाएंगी? आज हाथियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, हाथी मरते भी जा रहे हैं, शेरों की संख्या कम हो रही है। तो जो संतुलन बना हुआ था वो ब्रेक हो गया ना, तो ब्रेक हो रहा है ना। तो असल मुद्दा ये है कि इस संबंध को मैं कितना पहचान पा रहा हूँ। जो आप लोग सभी से जो बार बार एक बात उठ रही है कि अस्तित्व में व्यापक सत्ता में इकाइयाँ संपृक्त हैं, इस संपृक्ततावश सह अस्तित्व है, इस वजह से व्यवस्था बनी है। ये व्यवस्था बनी हुई थी, बनी हुई है, बनी हुई रहेगी। लेकिन इस व्यवस्था को अगर इस धरती की बात करेंगे तो सबसे बड़ा खतरा आज की तारीख में मानव की नासमझी है। मानव की नासमझी, अगर मानव इस संबंध को नहीं पहचान पाता है और जड़ और चेतन के साथ अपने संबंध को नहीं पकड़ पाता है, तो सबसे बड़ा इस धरती को बर्बाद करने में आज भी जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, आप सब जानते हैं, उसके डिटेल में मैं नहीं जाता, सबसे बड़ा योगदान हमारा है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है इस व्यवस्था को समझें। तो जो अस्तित्व दर्शन की बात हम बार बार कर रहे हैं, इसको और मैं फैला के बात करूँगा। इस अस्तित्व दर्शन की बात इस अर्थ में की जा रही है कि मैं जिनके साथ हूँ, जो कुछ भी है, उनसे मेरा रिश्ता क्या है, और दूसरी चीज़ मैं बदले में देता क्या हूँ। मैं लेता हूँ, मैं आम खाता हूँ, मैं चावल खाता हूँ, मैं दाल खाता हूँ, मुझे आटा मिलता है, मुझे सब्जी मिलती है। मैं सब्जी को क्या देता हूँ? सब्जी के पौधों को। मैं इस मिट्टी को क्या देता हूँ? इस धरती से जो मुझे चावल दाल तेल मिलता है, बदले में धरती को क्या देता हूँ? मैं पानी को क्या देता हूँ? पानी मुझे मिलता है। नदी को मैं क्या देता हूँ? तो नदी को मैं सुखा रहा हूँ, मिट्टी को ख़राब कर रहा हूँ। ये हमारी जिम्मेदारी बन रही ना इससे।
तो हमारा सारा का सारा श्रम अव्यवस्था की ओर है, व्यवस्था से हट के अव्यवस्था की ओर है। तो इस बात को अगर हम अच्छे से समझ पाते हैं और इसको लॉजिकल ढंग से समझने की हम बात कर रहे हैं कि इकाइयाँ डूबी भीगी घिरी हैं, क्रियाशीलता है, क्रियाशीलता की वजह से परिणाम मिलता है, परिणाम के स्वरूप ये इकाइयों का प्रकटन है, और इन परिणाम के आने की वजह से अब मेरी जिम्मेदारी कुछ है। अब मैं जो क्रिया कर रहा हूँ अपनी समझ से, मेरी समझ कैसी है? तो मेरी समझ जो है आज की तारीख में बोल सकते हैं इस धरती के अधिकांश मानवों की समझ धरती को या व्यवस्था को समझने में असफल साबित हो रही है। लगता है ऐसा? ऐसा लगता है अपने को? हमारी क्या जिम्मेदारी है? भागीदारी तो चली गई, कुछ जिम्मेदारी तो बनती है अपनी। तो मेरी क्या भागीदारी है, मेरी क्या जिम्मेदारी है, ये मुझे तो स्पष्ट हो जाए। तो इसलिए इस दर्शन के प्रकाश में अस्तित्व को जितनी खूबसूरती से समझने की कोशिश करें उतना अच्छा है। जितने प्रश्न हैं उन प्रश्नों को नोट करके रखें अपन, और हम पहचानने की कोशिश करते रहें कि हम कहाँ पर खड़े हैं। क्या नादी भाई, यहाँ तक ठीक है? हैवी तो नहीं हो रहा अभी ये तो वापस मैं जानबूझ के परिचय शिविर के मैटर को ले आया हूँ कि थोड़ा हल्का हो। परिचय शिविर सब सुन ही चुके हैं, पढ़ चुके हैं ना सब, है ना? उसको मैंने जानबूझ के रिपीट किया कि आप उसको कनेक्ट कीजिए। ये कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है ना अपने लिए। यानी ये मुझसे कैसे जुड़ा है और मेरे आचार व्यवहार विचार से कैसे जुड़ा है, ये बहुत ज़रूरी है ना। अब जिन आवेश की हम चर्चा करते हैं हम उसको विस्तार से करेंगे। एक मोटी लाइन आप लोग के सामने रख देता हूँ, थोड़ा सा हेवी होगा फिर से, कि इस धरती पे आवेश जो होता है, तो जड़ इकाइयों में जो आवेश है उससे रचना विरचना होती है। आवेश पॉजिटिव सेंस में जाता है, लेकिन मानव में जो आवेश है उसका क्या होता है? ये फर्क दिख रहा है? ये आवेशित है बल्ब, आवेशित है ना बल्ब। किस तरह से आवेश है इसमें? इसमें करंट, इसका जो कॉइल है इसमें 220 वोल्ट का करंट हमने दे दिया है ना, बट इसके आवेश से हमको उपयोगिता समझ में आ रही है। ये उपयोगी है क्योंकि इसको धरती में जो भी आवेशित जड़ इकाइयों में जो आवेश होता है वो आवेश किसी न किसी रूप में उपयोगी साबित होता है। रचना विरचना के अर्थ में सब कुछ दिखता है अपने को, लेकिन मानव के द्वारा जो कृत्रिम आवेश है, ये दोनों फर्क है ना। अस्तित्व सहज व्यवस्था में अगर कोई आवेश है वो रचना विरचना के क्रम में है। कि आपने मान लीजिए किसी धातु को तप्त किया और तप्त करके कोई यंत्र बना लिया, तो आवेश दिया और आवेशित करके अपने मन माफिक आपने उसको कुछ बनाया, उससे तलवार बनाया, झारा बनाया, करशुल बनाया, व्हाटएवर, लोहे का अपन डिज़ाइन देते हैं ना, तो आवेशित करके हमने मन माफिक बना लिया उसको। लेकिन मेरा जो आवेश है, जो जीवन के स्तर का आवेश है, जो मानव का आवेश है, काम क्रोध लोभ मद मोह, ये आवेश कैसा है? तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है कि ये जैसे कि बाकी जो आवेश है जड़ परमाणु का वो व्यवस्था के अर्थ में है, लेकिन जो मानव में आवेश है वो अव्यवस्था में है। बिल्कुल ठीक है, बोलो। अपन देख सकते हैं इसको ना, बिल्कुल एकदम सही, कि जड़ इकाइयों में जो आवेश है वो व्यवस्था के अर्थ में है, वो किसी न किसी व्यवस्था में भागीदारी करता है, लेकिन मानव उसमें हस्तक्षेप करता है और फिर आवेश करता है। यानी एक है मानव का आवेश मानव के साथ व्यवहार के रूप में है, दूसरा भोग के अर्थ में आवेशित करता है। कैसे आवेशित कर रहा है? कि अब आप ये समझ लो कि हम एयर कंडीशनर बना बना के ओजोन लेयर को तोड़ तोड़ के अब हम धरती को बर्बाद कर रहे हैं ना। अब धरती का तापमान बढ़ रहा है ना, ये मानव निर्मित है, ये प्राकृतिक नहीं है ना। ये प्राकृतिक होता तो बात समझ में आती। आज अगर बोला जाता है 1 डिग्री तापमान बढ़ गया, 1.5 डिग्री तापमान बढ़ गया, बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है ना तापमान, यानी अभी जो गर्मी पड़ रही है उसके लिए कोई प्राकृतिक आपदा दोषी नहीं है, मानव निर्मित आपदा ज़्यादा बड़ा दोष है ना उसका।
जो ऋतु परिवर्तन हम देख रहे हैं, इसीलिए है हम प्राकृतिक नियम का पालन नहीं कर पाते, इस वजह से प्राकृतिक असंतुलन बन रहे हैं ना। तो नियम का पालन करेंगे तो नियंत्रण में रहेंगे, वही जो लाइन पहले बात कर रहा था। तो मूल मुद्दा जो हमको समझना है इस अध्ययन की वस्तु की बात करते हुए कि ये अस्तित्व कैसा है, क्यों है, इससे मेरा संबंध क्या है, ये अगर मैं पकड़ लेता हूँ ठीक ठीक ढंग से, तो कम से कम मेरी समझ इतनी तो बने कि मैं व्यवस्था में रहने के लिए कोई भागीदारी तो कर सकूं। अभी तो मेरी भागीदारी ही तय नहीं हो पाई है ना। अभी जो कुछ मैं सोचता हूँ वो मेरी अपनी सोच के तहत है, उसका प्रकृति की व्यवस्था में योगदान कैसा क्या होगा ये अभी नहीं मालूम ना हमको। उसमें हम स्पष्ट हो जाएं कि क्या मेरी पूरी ज़िंदगी अव्यवस्था को बढ़ावा देने में लगना है या व्यवस्था को सुधारने में या बेहतर करने में लगना है, भागीदारी करते हैं। अभी तो हमने अव्यवस्था को ज़्यादा फैला दिया ना। बताइए बेटा, क्या समझ में आता है? माइक दीजिए। अस्तित्व दर्शन करते हुए अस्तित्व के साथ मेरा संबंध क्या हुआ, ये कुछ स्पष्ट हो पाए कि आपको क्या क्या पकड़ में आ रहा है, बताना बेटा, है ना। एक बार रिपीट कर देंगे, लास्ट में क्या बोला? क्या अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं इसमें आपको अस्तित्व के साथ संबंध कैसा दिख पा रहा है, कुछ पकड़ में आ रहा है? हाँ, ये दिख रहा है कि जब तक अभी की स्थिति में, जैसे जो भ्रमित बोल रहे हैं, इसमें तीनों अवस्थाओं के साथ अव्यवस्था ही फैला रहे हैं, क्योंकि आवेश है। और अभी जब आपने बल्ब का एग्जाम्पल लिया तो मैं सोच रही थी कि वो भी वैसे मानवकृत है, पर क्योंकि जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कार्स और जो वॉर में जो यूज़ होते हैं, तो ये सारे आवेश का बहुत बड़ा रूप टाइप है। तो ये सब एक तरीके से जो क्रोध और मद और जो हमने समझा था पहले, उसका एंड रिज़ल्ट टाइप है। तो असल में वो जैसे बल्ब का वो तो अपना नियम से चल रहा है, या कार्स जो है वो नियम है उनके, पर जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो अपने आवेशवश है। जैसे पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, तो क्योंकि हम बिज़ी हैं अपने चीज़ों में, या जो भी हम उस पर शोध नहीं करना चाह रहे या प्रायोरिटी में नहीं है, तो एक तरीके से कोई वस्तु गलत है या प्रयोजन अव्यवस्थित है ऐसा नहीं है ना, कार भी नहीं है, पर क्योंकि आवेशित मानव बना रहा है, तो या आवेशित होकर हम जी रहे हैं, तो हम ध्यान नहीं दे रहे या सही तरीके से नियम यूज़ नहीं कर रहे, ऐसे बोल सकते हैं। तो और जो एक तरीके से प्रदूषण और सब क्रिएट हो रहा है इसी चक्कर में, क्योंकि पॉल्यूशन हमने सोच के तो किया नहीं, पर जो भी मानवकृत सारी इंडस्ट्री और सब है वो आवेश में बनी है, तो अब उनका फिर एंड रिज़ल्ट अव्यवस्था ही हो रही है। हवा पानी। बहुत बढ़िया बोला ना बेटा, बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड। अब बोलो बेटा, है ना, अब बोलो। नहीं भैया बोलिए आप, सुजीत भाई, कहाँ तक बात पकड़ में आ रही, कितना कुछ है पकड़ में आपको? पदार्थ अवस्था और प्राणावस्था और ये तीनों जो इकाइयाँ हैं और मानो, तो गड़बड़ तो अपने ही में है। ये बात दिखती भी है जब अपन जीते हैं साथ में, और जो भी आज मौजूदा हालात है वहाँ पे, और अभी आपने जो ये बात बताई अभी जो आखिरी में, और इसके पहले भी जो
है सब, तो वो तो अपने में ही है गड़बड़ है, ये तो दिखता है। ये क्लियर हो पा रहा है क्या कि हमारी क्या भूमिका हो सकती है? हाँ, यानी आज धरती में जो जिस तरह से हम अव्यवस्था देख रहे हैं, इसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है? हम क्या कर सकते हैं बेहतर करने के अर्थ में? वो कुछ क्लियर हो पा रहा है? भागीदारी के रूप में अभी वही कि अध्ययन की प्रोसेस, अभी जिस प्रयोजन, जैसे कि आज हम यहाँ पे सब उस विषय में बात कर रहे हैं, तो वही अध्ययन की प्रोसेस और अपना प्रयोजन इस व्यवस्था में हम किस भागीदारी के रूप में क्या कर सकते हैं, तो ये भी एक समझने की चीज़ है। भैया ये मेरा यहाँ हाँ। ये मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो ज्ञान अवस्था वाला इकाई है, उनका इन सब में क्या काम करना है, उसमें ऐसा लगता है कि ज्ञान अवस्था को मतलब ज्ञान अवस्था को पहले अपने आप में व्यवस्था देखना पड़ेगा, राइट, तभी वो सभी व्यवस्था में भागीदारी कर पाएगा। तो सबसे पहला काम स्वयं में व्यवस्था देखना है, मतलब स्वयं को व्यवस्थित होना है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया हितेश, बहुत अच्छा। अब बताइए। मुझे भी यही लगता है कि प्रकृति में जो 4 अवस्था है, उसमें जो 3 अवस्था है वो तो स्वयं में अपनी व्यवस्था भागीदारी कर पा रहा है, और जो ज्ञानावस्था है वो उसको आवश्यकता है कि वो स्वयं में व्यवस्था हो जाए, और क्योंकि बाकी तीनों अवस्था तो स्वयं में व्यवस्थित है ही, उसमें हस्तक्षेप ज्ञानावस्था कर रहा है, तो उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, स्वयं में अभी कार्य करने की ज़रूरत है ज्ञानावस्था को। बहुत बढ़िया, ये आवश्यकता दिखती है। बहुत सुंदर, वेरी गुड। राजेश भाई। भैया मैं जी। भैया अस्तित्व दर्शन में हमको व्यापक का डूबा भीगा घिरा वाला जो व्यवस्था है वो मेरे को समझ में आया। जो जड़ इकाई में के साथ साथ है, अब मैं अपने में देखता हूँ तो बल संपन्न हूँ और क्रियाशीलता मेरे में है, मैं नियंत्रित नहीं हूँ, मेरा आवेश है वो नियंत्रित नहीं है। जो जीवन परमाणु है वो नियंत्रित नहीं है, तो डूबा भीगा घिरा वाले में मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ, जिसके कारण ये अव्यवस्था हो रहा है। ये इसमें छूटा हुआ है, जो घिरा वाला है ना, डूबा भीगा घिरा क्रिया और क्रियाशीलता बल भी मेरे में दिख रहा है, लेकिन वो अनियंत्रित किधर जा रहा है, गाड़ी किधर जा रही है वो यहाँ पर से दिख रहा है। जब घिरा नियंत्रण मेरे में बल भी नियंत्रित हो जाएगी, क्रिया भी नियंत्रित हो जाएगी, और नियंत्रित तो फिर पूर्ण हो गया। वो नियंत्रण को ही समझना है, और क्रियाशीलता को जब नियंत्रण समझ में आएगा तो क्रियाशीलता भी किधर जा रही है वो नियंत्रण से ही समझ में आ जाएगा, तो व्यवस्थित होने की ओर मैं जाऊंगा। और ये सब तो जड़ वस्तु में है ही है, श्रम गति परिणाम मिलते हुए तो दिख रहा है, मेरे में वो परिणाम गड़बड़ की ओर जा रही है। बहुत सही जी। एक्चुअली हाँ मीना दीदी। हेलो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्ञानावस्था में मतलब मनुष्य कुछ नहीं करेंगे ना तो भी ये 3 अवस्था अपने आप में सही हो जाएगी, उसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे हम, और जो जैसे है उसको वैसे ही रहने देंगे ना। जैसे अभी हम लोगों ने कोरोना में देखा कि हम घर पे ही बैठे तो प्रकृति अपने आप ठीक हो गई, राइट। वैसे ही नहीं कुछ करके भी मनुष्य सब कुछ कर लेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी हम जो कुछ कर रहे हैं वो कोरोना ने बहुत अच्छा एक प्रमाण स्थापित किया कि तुम ना करो ज़्यादा अच्छा है।
प्रकृति ठीक रहेगी। कि वो पशु पक्षी सड़क तक आ गए, है ना, वातावरण साफ हो गया। तो कोरोना ने तो बहुत सारी चीज़ हमको ऐसी सिखा दी, बट अब हम जस के तस हो गए। कोरोना ख़त्म, हमारा खेल फिर शुरू। यानी कोरोना की वजह से ये सब जगह खबरें आई, पूरी दुनिया से खबर आई, पॉल्यूशन का लेवल एकदम डाउन हो गया। इन अब क्या है, ज़िंदगी वापस उसी दौड़ पे चल पड़ी, वही प्रदूषण है, वही तापमान बढ़ रहा है। यानी हम समझने को तैयार भी नहीं है कि कोई व्यवस्था नाम की चीज़ है भी कि नहीं है। भैया एक चीज़ पूछना था। हाँ, जैसे पहले पदार्थावस्था ही ऐसा बोल सकते हैं, फिर प्राणावस्था, फिर जीव, फिर ज्ञान, सही बोल रहा हूँ मैं? तो ये मतलब अपग्रेड होता गया, इवोल्यूशन बोल सकते हैं जिसको दूसरी भाषा में, ऐसा होता गया। बिल्कुल। तो क्या ज्ञानावस्था के बाद भी कुछ होगा? हाँ, ज्ञानावस्था के बाद दो स्थिति है, जागृत मानव परंपरा बनेगी या धरती बर्बाद होगी, दो ही संभावना है। दूसरा ये पूछना था कि जैसे पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था की जरूरत क्या थी जब इतना सब धमा चौकड़ी होना है, प्रदूषण होना है, बर्बाद होना है, तो जीवावस्था के बाद रुक जाना था ना गाड़ी, प्रकृति को उस चीज़ को रोक देना था, ऐसा कुछ होना था, प्रकृति को रोक देना था। हाँ, ऐसा कुछ होना चाहिए कि जीवावस्था के बाद रुक जाता है, ज्ञानावस्था क्यों आया? ठीक है, बात भी अच्छा है, हमको आने ही नहीं थे इस धरती पे, झंझट ही खत्म करते हैं। अब आ गए तो कुछ तो करना पड़ेगा भैया। इसका नहीं, प्रकृति को नहीं करना था बोल रहे हैं। चलिए मैं इस लाइन को फिर से कह देता हूँ। अच्छा, आपको कुछ बोलना है? मैं एक मिनट की बात को पूरा कर देता हूँ। ये बात यानी मैं बोल रहा हूँ ना कि ये आज ही बस की बात नहीं है, आप रह रह के अपने आप से पूछते रहिए, मैं क्यों आया भाई, क्या करने आया, मेरे आने का कोई पर्पस है भी कि नहीं है? हाँ, क्या उपयोगिता है? यानी मैं इस धरती में आया हूँ तो क्यों आया हूँ, क्या करने आया? चलो दुर्घटनावश आया ऐसा मान लेते हैं, माँ बाप की इच्छा थी नहीं थी हमको नहीं मालूम, रही होगी इच्छा कि बच्चे होने चाहिए। अब वो बच्चे होने चाहिए तो माता पिता भी सारी ताकत लगाते बच्चा अच्छा हो जाए। बच्चा बड़ा हो गया, हम सब बड़े हो गए, अब हम प्रश्न कर रहे हम क्यों आए, तो कोई प्रयोजन है भी कि नहीं है? अगर उसको विस्तार से समझने की कोशिश करें, जो आप बोल रहे हैं ना कि जीवावस्था के मानव की क्या ज़रूरत थी, तो कल को डायनासोर भी पूछ सकते थे आपस में, यार हम लोग को जब ख़त्म ही होना था तो आए क्यों यहाँ पे डायनासोर? हाँ, है ना, आए क्यों, आना क्यों हुआ? वो क्यों आना हुआ उसकी खूबसूरती को हम देख ही नहीं पा रहे हैं, उस खूबसूरती का पता ही नहीं है। वही कुआं, चीकू मेंढक अंदर ही है, वो चीकू मेंढक बाहर आने को तैयार नहीं होता। इतनी खूबसूरत दुनिया है, पता ही नहीं, जिंदगी गुजार दी उसी पे। कुछ अच्छा करने का अवसर है, मैं बोलता हूँ कितना बढ़िया अवसर है। बाबा जी ने एक सूत्र लिखा ही है ना, इस धरती पर हर एक मानव अच्छा करने का अवसर लेकर और गलती करने का अवसर लेकर इस धरती पर आता है। अच्छा करने का अवसर है, गलती करने का अधिकार है, आपको जो करना है करो। तो हम इस धरती पर कुछ अच्छा करने आए हैं, इसका एहसास तो हो। हमको तो पता भी नहीं चल पा रहा है। अच्छा, चारों तरफ हम देखते हैं तो यही दिखता है सब तरफ फ्रस्ट्रेशन है, बट इस फ्रस्ट्रेशन में एक चीज़ पकड़ में आती है कि धरती कितनी खूबसूरत है, इसकी खूबसूरती मैं कुछ कर लूँ। मानो कितना खूबसूरत है, हम ही लोग आपस में बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं ना, अच्छा लगता है ना, कितने अच्छे लोग हैं। फिर गड़बड़ी कहाँ पर है? कोई अच्छी परंपरा बन जाए, अच्छे लोगों की परंपरा बन जाए, यही तो कोशिश है ना। तो वो जो नहीं हो सका है उसके लिए सारा प्रयास है। तो पहली लाइन वही है, धरती का, इस धरती में मेरे होने का प्रयोजन क्या है। परिचय शिविर में पहली लाइन चलती ना, मैं क्यों आया। तो मुझे मेरे होने का प्रयोजन तब स्पष्ट होगा जब इस धरती की हर एक इकाई का प्रयोजन मेरे को समझ में आ जाए। अब व्यवस्था है, ये प्रयोजन मेरी समझ आएगी, व्यवस्था का प्रयोजन क्या है।
तो सह अस्तित्वपूर्ण व्यवस्था बनी रहे, ये सह अस्तित्वपूर्ण व्यवस्था बना रहे तो जागृत मानव परंपरा स्थापित हो पाएगी, तो सुख समृद्धि के साथ मानव जी सकेगा, शिकायत मुक्त संबंध के साथ जी सकेगा, अपने सम्मान के साथ साथ दूसरों का सम्मान करना सीख सकेगा, स्वयं में विश्वास करते हुए दूसरों के साथ विश्वास करते हुए जी सकेगा। अभी तो सब कुछ उल्टा पुल्टा है, ना खुद में विश्वास है ना दूसरों पर है, अगर है तो स्वयं में कुछ जरूरत से ज़्यादा विश्वास है और दूसरों पर बिल्कुल नहीं है। तो ये जो सारी समस्या चल रही है वो इस बात को लेकर है कि जो जैसा है, यही अस्तित्व दर्शन, जो जैसा है, और इस धरती में इस अस्तित्व में जो कुछ भी है, यानी हाथी भी है तो क्यों और चींटी भी है तो क्यों है। तो बाबूजी एक लाइन हमेशा बोलते थे कि इस धरती में चींटी से लेके हाथी तक के जिंदा रहने की व्यवस्था है, तुम तो मानव हो, समझदार हो, अच्छे से रह सकते हो। तो इस धरती पे हर एक की जब जीने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, तो हम इसको बेहतर करने के लिए लगे ना। बेहतर करना तभी हो पाएगा जब ये दर्शन पकड़ में आएगा, और ये जब दर्शन कहते हैं तो अस्तित्व का दर्शन पहले पकड़ में आए, फिर जीवन ज्ञान की हम चर्चा करें। अभी तो हमको ये समझ में तो आए हमारा संबंध क्या है, एक दूसरे के साथ रिश्ता क्या बना है। अगर मैं बहुत सारी बातें मैं जानबूझकर छोड़ूं क्योंकि यही बहुत हेवी है। अब क्रिया शून्य मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आज हमारे सारे अहंकार को एक लाइन में हम कहते हैं मैं हूं। हमारा सारा अहंकार किस बात का है, ईगो किस बात का है, मैं हूं। मेरा होना ही मेरा अहंकार है। किस तरह से, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। और अगर आपने मुझे ऐसा वैसा नहीं समझा और ऐरा गहरा समझ लिया तो मेरा अपमानित होता हूं। तो सबसे बड़ा अहंकार यह है कि जो मैं नहीं हूं वो हूं, ऐसा मान लिया। वही पिंटू को मान ली वाली कहानी। अगर आप अपने आप को बहुत गौर से देखेंगे, हम सब अपने आप को गौर से देखें, तो बचपन में शिक्षक ने कहा वेरी गुड बॉय, बहुत बढ़िया, तो मैं बढ़िया हो गया। शिक्षक ने कहा तुम्हारे को कुछ समझ में नहीं आता, तुम तो गधे हो गधे, तो मैं जिंदगी भर के लिए गधा बन गया, क्योंकि बचपन में ऐसे संस्कार मिल गए। मैं तो कुछ भी नहीं हूं यार। तो हम में से अधिकांश लोग या तो अपनी हीनता के साथ जी रहे हैं, ये हीनता अहंकार के रूप में है। हम अपने आप इस कॉम्प्लेक्स में जीते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या मैं बहुत कुछ हूं। अपना अधिमूल्यन करके बैठे हैं या अवमूल्यन करके बैठे हैं। हम जैसे हैं वैसा अपने मूल्य को जानते ही नहीं है, हमने स्वीकारा ही नहीं है। इस अस्तित्व में कहा जा रहा है जो जैसा उसको वैसा समझ लो। अरे दुनिया जाए भाड़ में, अपने आप को समझ लूं कि मैं जैसा हूं वैसा जान लूं अपने आप को। वही तो बात हो रही ना भैया कि ट्रेजेडी ये हो गई है कि जो जैसा है उसको वैसा नहीं देखने की प्रवृत्ति है, और ये मान्यता के रूप में बहुत गहरे से स्वीकृति है। हम उसके साथ जीते हैं। भैया इसमें एक तो याद आ रहा है कि ज्ञान अवस्था की इकाई जो मानव है, और मानव में जो आवेश है, तो उसको देख के एक तो याद आ रहा है कि बोलते हैं कि धरती सभी मानव की आवश्यकता को पूरी कर रही है, लेकिन धरती किसी एक मानव के भी लोभ को, मतलब लालच को पूरा नहीं कर सकती। बिल्कुल सही बात है। तो एक मानव के पूरा नहीं कर सकते, तो यहाँ तो 700 करोड़ है, तो पूरा कैसे करेंगे? कैसे पूरा करेंगे? क्या बात है, ठीक है ना? बिल्कुल सही। किसी को अपन बोलते ना कि अमीरों की गरीबी से मारा हुआ है ना, गरीबों की गरीबी से नहीं मारे अपन, अमीरों की गरीबी के मारे हुए लोग हैं। ये पूरी धरती गरीबों की गरीबी से परेशान नहीं है, अमीरों ने अपनी गरीबी को पाल के रखा, उससे खतरनाक है। क्योंकि अमीर आदमी की गरीबी कई अरब की है ना, बर्बादी वही ला रहे हैं ना। किसी एक का नाम लेना ठीक नहीं है, बट आप समझ रहे हैं जो बात। तो समस्या वही है ना, मैं जो हूं नहीं उसको मान लिया, और इतने गहरे से माना हूं मैं कि मैं यही हूं, इससे कम नहीं होना चाहता, इससे अधिक होने की भले चाहत रहे। यानी अभी
अस्तित्व दर्शन की हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं अब सवेरे ही बात कर रहा था आप लोगों से कि हम एक पेड़ की पत्तियां हैं, बट हम अपने आप को अलग अलग देखते हैं। हमको ये स्वीकार ही नहीं होता, अभी बोलचाल में भले वाला स्वीकार ही नहीं होता ये मेरा भाई है, मेरी बहन है। यानी परिवारों में ही स्वीकृति नहीं बन सकी, बाहर की बात ही छोड़ दो आप। तो मेरी स्वीकृति इस बात को लेकर है कि मैं हूँ और अकेले हूँ, और ज्ञान देता रहता हूँ सबको कि देखो मेरी तो ये लाइफ है यार। वो मैं मजाक में बोला करता हूँ, ये लोग सुनते भी होंगे, ये तो मेरी फिलॉसफी है। तुम्हारी फिलॉसफी कब से होगी भाई? ये तो मेरी फिलॉसफी है। बड़े दम दे के हम बोलते हैं ना, ये मेरी लाइफ का फलसफा है। कौन सा फलसफा है? अहंकार का पोषण करना, दूसरों को अपमानित करना, ये मेरा स्टाइल है। और बड़े गहरे से है, इतने गहरे से हमारे में बसा हुआ है कि अभी वो श्रम गति परिणाम की बात करो ना, हम सब आवेशित गति में हैं, स्वभाव गति को तो हमने पहचाना ही नहीं है। ये जो विकास की बात हो रही है, ये गति जब तक स्वभाव गति में नहीं होगी आचरण पूर्णता हो नहीं सकती। फिर नया चैप्टर खुल रहा है इसलिए मैं रुका हूँ। हाँ, चाय का टाइम हो गया क्या? घंटी बज गई? मेरे को नहीं मालूम घंटी बज गई क्या? अच्छा, अभी घंटी। तो इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पे पिलाना ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पीना ज़्यादा फायदे का है। बताइए, पीने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे कि वहीं जाएंगे? सर इसमें हाँ, हितेश है काम को, देखिए हितेश अभी तैयार है। हाँ हितेश बोलिए। क्वेश्चन था उसका कि वो हाँ? जो ज्ञान अवस्था है, तो ये तो है ही कि गठनशील गठन पूर्ण हो ही रहा लगातार। हाँ। तो कोई ना कोई तो ना समझ रहेगा ये ना, तो ये चारों अवस्था कभी संतुलित नहीं होगा अस्तित्व के सार्वभौम में देखेंगे तो ये तो होगा ही नहीं। इसी बात को समझने की जरूरत है भैया। अस्तित्व में संतुलन है, हाँ। अस्तित्व में नियम है, अस्तित्व में नियंत्रण है, अस्तित्व में हर चीज़ व्यवस्था में है। होगा नहीं, है नहीं तो लगातार नया नया गठनशील गठन पूर्ण होते जाएगा तो वो तो ना समझ रहेगा ही ना। अब एक बना, उससे समझ होते होते पहले उसके बाद और कुछ बन जाएगा। इसको दूसरे ढंग से क्यों नहीं सोचते कि हम गठन पूर्ण हो गए, हम समझदार होते चले जाएंगे तो लोग समझदार होते जाएंगे? हाँ, लेकिन ये क्यों नहीं बोलते आप? आपके बच्चे समझदार होंगे, आपकी पीढ़ी समझदार होगी। एक समझदार आज हुआ, कल 100 समझदार होंगे। नहीं, समझदार होने वाले लोगों की संख्या भले बढ़ जाएगी, लेकिन पूर्ण कैसे होगा? वही तो बात हम कर रहे हैं, उसको बढ़ाओ ना समझदार आदमी की संख्या। ना समझे क्यों बढ़ाना? नहीं, पूर्ण कैसे होगा वही समझ। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, अभी हमारी पूरी की पूरी सोच, बुरा मत मानना, नकारात्मक चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित है। गलत हो जाएगा उसकी लंबी चर्चा हो जाएगी, अच्छा होगा उसकी चर्चा बहुत कम होती है। वो संतुलन है ना, उस बात को तो अपन अच्छे से करेंगे। संतुलन, इस शब्द को ध्यान रखना। नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य, 6 चीज़ें हैं। पूरा अस्तित्व का दर्शन उसी में ही है। अस्तित्व में हर एक इकाई नियम पूर्ण है, नियंत्रण पूर्वक है, संतुलन पूर्वक है। सिर्फ एक इकाई को छोड़कर जो बहुत गड़बड़ी कर रहा है। कौन? हाँ, उसी को संतुलित होने की ज़रूरत है, जिसके लिए उसको समझदार होना पड़ेगा। उससे कम में नहीं होगा संतुलन। ठीक है, चाय के लिए चलते हैं।